इजाज़ अहमद को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की अगर मौजूदा टीम को भी देखा जाए तो शायद मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा मजबूत बैट्समैन, कोई ऐसा हार्ड हिटर बैट्समैन पाकिस्तानी टीम में आया हो। लेकिन इजाज़ अहमद साहब जब खेलते थे तो उस वक्त उनका जो स्टांस था, बैटिंग स्टांस था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो सबसे पहले हम इजाज़ भाई से पूछेंगे, इजाज़ भाई क्या था उस स्टांस की ख़ास बात, ज़रा करके तो दिखाएँ। उसकी क्या खासियत क्या थी? उसकी खासियत यही थी कि जो मैं अपनी आपको क्या आपका बैलेंस ठीक होना चाहिए। और मैं जब खड़ा होता हमें लगता था कि आप ज़ोर ज़ोर से नीचे बैट मारते हैं। जी वो मैं अपनी टांगों का बैलेंस ठीक करने के लिए वो सारा करता था। मैं हमेशा बैट बीच में रखता था अपनी टांग ऐसे, और मैं यहाँ बैलेंस सेट करके उसके बाद मैं ऐसे सीधा खड़ा हो जाता था। तो जब बॉलर ने टर्न लिया भागने के लिए तो उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा होता था। लेकिन ये सिर्फ जो मैं करता था ये मैं अपनी टांगों का बैलेंस ठीक करने के लिए करता था। आपको लगता है ये स्टिल यूनिक है? अभी तक ऐसा कोई नहीं, किसी बैट्समैन का ऐसा नहीं है स्टांस? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। द रीज़न वाई कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था बेसिकली बैकफुट का प्लेयर था मैं। तो जब इंग्लैंड में आप खेलते हैं, हाँ इंग्लैंड में खेलते हैं आप, तो इंग्लैंड में डिफरेंट कंडीशंस हैं। वहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, तो आपको वहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, लंबी टांग से खेलना पड़ता है। इजाज़ भी हमारे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम में 139 की आपकी इनिंग्स, क्या था वो इनिंग्स? उस इनिंग्स में आप सुना है कि ये कहावतें हैं, क्योंकि हम तो बच्चे होते थे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की इंतज़ामिया को कहा गया था कि खिड़कियाँ खोल के रखना, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये बात, इसमें सच है कुछ? जी बिल्कुल। वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो इंडिया 7 साल बाद आई थी, और उससे पहले हम सहारा कप खेल के आ रहे थे। वहाँ भी मैंने लास्ट मैच में जो है वो बड़े कम बॉल्स पे जाके 65 किया था। हमने 272 चेज़ किया था वहाँ पे, जो बहुत बड़ा स्कोर था। सहारा कप में कनाडा में बहुत मुश्किल पिच होती थी, और उसके बाद इंडिया सीधी पाकिस्तान आई थी। तो नेचुरली जब भी आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो दो चीज़ें बड़ी उसमें होती हैं। एक, या तो आपके मैच गले पड़ जाए तो लोग नहीं भूलते, या आप आउटस्टैंडिंग इनिंग उनके ख़िलाफ़ खेल दें तो लोग नहीं भूलते। तो मुझे चांस मिला ओपन पे, क्योंकि मैं नंबर 3 पे था, तो सईद अनवर बीमार हो गया तो मुझे ओपन करनी पड़ी। शाहिद अफरीदी के साथ ओपनिंग करते हुए आपका मिजाज क्यों ऐसा हो गया था उस इनिंग्स में, 139 की इनिंग्स में? देखिए शॉट्स खेलनी, हिटिंग करनी, ये इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब आप सीनियर प्लेयर बन जाते हैं टीम में तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर आपको अपनी शॉट्स कट डाउन करनी पड़ती हैं, इनिंग को लंबा लेके जाना पड़ता है, एंड तक आपको खेलना पड़ता है। तो हमारे टाइम में जितने भी प्लेयर्स थे, जब भी वो खेलने जाते थे और सेट होते थे, तो हम पीछे वाले जो प्लेयर्स थे उनको पता होता था अब हमारी बारी नहीं आनी। 139 की इनिंग्स खेलने के बाद वापस जाके आप जब हाईलाइट्स देखते हैं, आपको लगता है ये मैं ही था? जी बिल्कुल। इनिंग्स जो है वो खेली है इसी तरह। अभी एक मेरा ख्याल इनिंग आप अगर निकालें तो आप देखेंगे एक इनिंग मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेली हुई है। जी वो भी मैंने 29 ओवर में मैच ख़त्म किया था। तो वो भी ये भी 30 ओवर से पहले खत्म हुआ था लाहौर में। जी ये तो 26 पॉइंट कुछ बॉल्स पे ख़त्म हो गया था। लेकिन यह है कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक आपके अंदर जज्बा आता है, आप जो है ना उसके ख़िलाफ़ आपकी एबिलिटी हर चीज़ जो है वो डबल हो जाती है। और हमारे दौर में तो इंडिया से जब मैचेस होते थे तो हम मैच जो है वो आधा ग्राउंड से बाहर ही जीते थे, बॉडी लैंग्वेज के साथ। अच्छा इजाज़ भाई, आपके दौर में सबसे ज़्यादा आपको किस बॉलर ने तंग किया? हाँ कब उस वक्त तो सारे बॉलर इसी तरह के थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर अगर आप देखें तो मैल्कम मार्शल था, एम्ब्रोस था, कॉर्नी वॉश था, बिशप था, ये सारे ऐसे बॉलर थे जो इतना इजी नहीं था इनको खेलना। लेकिन कोई एक बॉलर पिक करें। मुझे अगर तंग किया किसी ने तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुश्किल जो बॉलर लगा मुझे वो लगा कॉल रैकमन। कॉल रैकमन वाइड ऑफ द क्रीज जाके वो बॉल जो साइड वाली लाइन है उसके ऊपर उसका पाँव पड़ता था, और इस एंगल से उसका बॉल इंग स्विंग की तरह एंगल आता था, और वहाँ से पड़ के बॉल बाहर निकल जाता था। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने तंग किया वहाँ पे। आप अपने इरा में किस बैट्समैन को एडमायर करते थे? मेरे में दो प्लेयर थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा जो ना पसंद करता था। एक था सुनील गावस्कर और दूसरा था मार्टिन क्रो। रिचर्ड नहीं, आप तो हार्ड हिटर थे। जी विवर रिचर्ड नो डाउट ग्रेट प्लेयर था, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपने मेरे आखिरी मैचेस देखे हों आखिरी 7 साल में, तो मैं जो है ना वो उन चीज़ों को पसंद करता था। ऑफ स्टंप पे बॉल छोड़ना, अंदर बारी लेनी। अब मेलबर्न में जो इनिंग मैंने खेली वो 9.5 घंटे खेला था मैं, और आखिरी इनिंग में हम 400 प्लस चेज़ कर रहे थे।
तो वहाँ पे धूप की वजह से आपके क्रैक्स भी खुल जाते हैं पिच के वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो बड़ी मुश्किल पिच थी, बहुत से बॉल लगे मेरी उंगलियों के ऊपर भी, लेकिन मैं खड़ा रहा। वो जो है ना 9.5 घंटे खेला। तो वो जब सेंचुरी मैंने की तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पे माजिद भाई ने भी एक सेंचुरी की हुई है मेलबर्न में, लेकिन ये सेंचुरी जो है ये उससे। अपनी 23-24 सेंचुरियों में से बेस्ट सेंचुरी आपकी कौन सी रही है? डबल सेंचुरी अगेंस्ट जो आपने डबल सेंचुरी की हुई है, 139 है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी सेंचुरी है, टेस्ट और वनडे की सबसे बेस्ट सेंचुरी आपकी कौन सी है? मेरी सबसे बेस्ट जो सेंचुरी है वो मेलबर्न में जो मैं 9.5 घंटे खेला था, और उसमें मैंने वो थी। और उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड में लीड्स में 141 किया था। टॉस हम हार गए, जाते विकेट गिरी, और 200 गेंदों पे जाके मैंने 141 किया था टेस्ट मैच। फेवरेट शॉट वही जो आप कवर ड्राइव हार्ड तरीके से मारते थे? जी, मेनली मेरा जो फेवरेट शॉट है वो है कट शॉट। कट शॉट, और ऑस्ट्रेलिया में रन्स करने की वजह भी यही थी कि मैं कट शॉट अच्छा खेलता था, और अगर किसी बैट्समैन को कट शॉट ही ना आती मैं उसको प्लेयर नहीं मानता। और दुनिया का सबसे फेवरेट ग्राउंड कौन सा रहा है आपका आउटसाइड पाकिस्तान? फिर पाकिस्तान पूछूंगा। लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स जो है वो मेरा फेवरेट ग्राउंड था। पाकिस्तान में नेचुरली कदाफ़ी स्टेडियम जो है, और अभी तक मेरा वनडे में हाईएस्ट भी यही चल रहा है 139 वहाँ पे। तो यहाँ के लोग लाहौर के जिंदा दिल लोग हैं, और जब ये आते हैं मैच देखने तो सिर्फ ये नहीं है कि एक टीम को सपोर्ट करेंगे, इवन इंडिया की टीम भी यहाँ आती है तो उनको भी सपोर्ट किया जाता था उसी तरह, मैं ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। और फेवरेट रूममेट कौन रहा है आपके दौर में? मेरा फेवरेट रूममेट, क्योंकि 15 साल मैं क्रिकेट खेला हूँ, तो 15 साल में जो है वो 9 से 10 साल तो वसीम अकरम मेरा रूममेट रहा है। तो वसीम अकरम के साथ मेरी दोस्ती भी बहुत। ऐसा जिसको आप रूममेट ना पसंद करते हो, मजाक में पूछ रहा हूँ। ये नहीं, वो मुनासिब बात नहीं है किसी के बारे में इस तरह बात। होगा जो लेट जागता रहता होगा, आपको सोने ना देता? नहीं, मेरे साथ जो रूममेट रहे हैं मेनली मुश्ताक अहमद मेरे साथ रहा रूममेट, और वसीम अकरम जो है ना। सच बताएं, आपके ज़माने में जब इमरान खान साहब भी कप्तान थे, सबसे लेट बस में कौन आता था? उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा लेट बस में आता था, क्योंकि वहाँ हमारा जो एक बना हुआ था कि 8 बजे हमने अगर निकलना है ग्राउंड के लिए तो 8:02 नहीं हो सकते थे, चाहे वो कोई भी हो। इमरान भाई ने ये बोला हुआ था कि मैं भी लेट हूँ तो बस चल जाए। अच्छा इजाज़ भाई, आजकल की जो क्रिकेट खेली जा रही है T20 फास्ट हो गई है, आड़े तिरछे शॉट खेले जा रहे हैं, कोई एक ऐसी शॉट जो आप अब टीवी पे देखते हो, आप ख्वाहिश करते हो यार ये शॉट हम भी उस ज़माने में खेलते? वेल हमें शॉट्स तो सारी शॉट्स खैर हमें आती थी, बस एक ही बैड लक है कि उस वक्त ये 2020 होती नहीं थी। उस वक्त 2020 होती तो वो सारे प्लेयर्स जो हम मेरे एरा में खेले हैं वो सारी स्ट्रोक प्लेयर्स से सबको खेलनी आती थी शॉट्स, लेकिन उस वक्त 2020 क्रिकेट नहीं थी। लेकिन मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको, जो आखिरी ओवरों में हिटिंग करते हैं वो मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ अगले फ्यूचर में, आप देखेंगे। अभी भी मैं अंडर 19 के साथ उस पर काम कर रहा हूँ, और 3-4 प्लेयर जो है ना उन्होंने बड़ा, रोहेल है, फिर उसके बाद अरफान न्याजी है, कासिम है, और हारिस है, इन्होंने बड़ी जल्दी पिक किया है। और ये हम करते थे, मैं किया करता था, सलीम मलिक ये शॉट खेला करता था, तो सलीम मलिक से मैंने सीखी, और उसके बाद मैंने मैचेस में रन्स किए। जो डरबन की बात कर रहा हूँ, अगर वो इनिंग निकालें, या पर्थ में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 96 किया था मैंने जी, 96-97 में, अगर वो इनिंग निकालें तो आपको वो हिटिंग का आइडिया हो जाएगा। अब वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इन प्लेस के अंदर। आपके कैरियर का बैड डे 1987 का सेमीफाइनल जो हमने लाहौर में हारा, या हमने क्वार्टर फाइनल जो भारत में 1996 का हारा, या फिर 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें आप भी आउट हो गए थे, कौन सा बैड डे था? सबसे ज़्यादा दुख मुझे जो हुआ था वो वर्ल्ड कप 99 का जो फाइनल था, क्योंकि उसमें हमारे जो है ना अल्लाह मियां ने हमारे हाथ में दे दिया था वर्ल्ड कप। जब टॉस जीत ली हमने तो वो गलती हमने कर दी, टॉस जीत के जो बारी खुद ले ली। मोस्ट मेमोरेबल डे वर्ल्ड कप 92 के अलावा? उसके अलावा पहला मैच जो खेला था पाकिस्तान के लिए सियालकोट में, इमरान भाई ने मुझे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खिलाया था, और जब मैं सियालकोट वॉक करके अंदर बैटिंग के लिए गया, सिर्फ 4 ओवर थे, तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और उन्होंने क्लैप करके मुझे वेलकम किया। अच्छा, अब आपकी डायरेक्ट जोंटी रोड
कि अब शेडो में आप नज़रअंदाज हो जाते हैं। आप फील्डर बड़े अच्छे थे, आपकी डायरेक्ट थ्रो की क्या क्वालिटी थी? जी बिल्कुल, फील्डिंग जो है, एक फील्डर मैं समझता हूँ कि उस दौर में मैं अकेला एक फील्डर था जो पूरी टीम की फील्डिंग को लिफ्ट करके रखता था। किसी को मैं गिरने नहीं देता था, किसी को खामोश होने नहीं देता था। जब पार्टनरशिप लगती थी तो उस वक़्त मैं हमेशा बोलता था, लड़कों से बात करता था कि क्यों चुप कर गए हो, अब क्यों नहीं बोल रहे, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो वो फिर सारे बोलना शुरू हो जाते थे। वही टाइम है जब फास्ट बॉलर को या बॉलर्स को अब बैकअप चाहिए और वो फील्डर्स दे सकते हैं। जिस तरह बॉलर्स ब्रेक थ्रू देते हैं, इसी तरह फील्डर भी दे सकते हैं। अगर एक फील्डर और फील्डिंग में रन आउट करना, अभी हम इंडिया से मैच जीत के आए हैं अमरजिंग का, 3 आउट थे उनके, 15 ओवर में 60 रन चाहिए थे सिर्फ उनको। तो वहाँ पे एक रन आउट हुआ, चौथी विकेट गिरी और मोराल ऐसे टीम का ऊपर गया। तो रन आउट से, अच्छे कैच से जो मोराल टीम का ऊपर जाता है, वो बॉलर के आउट करने से नहीं जाता। एजाज भाई, आप क्योंकि एक मुस्तनद बैट्समैन रह चुके हैं, रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, इन चारों में से आप बेस्ट किसको इस वक्त समझते हैं मौजूदा दौर में? हाँ, इस वक्त जो है नो डाउट जो है वो कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो मानना पड़ेगा, जो अच्छा है उसको मानना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा खेल रहा है और वो लग भी रहा है कि फ्यूचर में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। बाबर को खेलते हुए नंबर 3-4 पे अच्छा लगता है? हाँ, मुझे तो सही पूछे तो बाबर को मैं तो एज ए ओपनर देखता हूँ, क्योंकि मेरी जब वो टीम में था तो मैं तो उसको ओपन कराता था। 2010 में 2009 में जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में खेला, उसमें वो 20 रन से बेस्ट प्लेयर होता रह गया था वर्ल्ड कप का। तो उसको उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी कि मुझे पहले 10 ओवर में चाहे 10 रन करो, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। जो ना, पहले 10 ओवर में अगर आपकी विकेट ना गिरे तो बड़ा आसान हो जाता है आगे बैट्समैनों के लिए स्कोर करना। जब आप, जैसे मैं बैटिंग करता था, नंबर 3 पे खेलता था, मुझे एक ही सवाल होता था हमेशा कि जब आप स्कोर करते हैं तो इंतज़ाम स्कोर करता है। तो वो मैं उनको बताता था कि नंबर 3 पे जब मैं जाके परफॉर्मेंस करता हूँ ना, गेंद पुराना होता है, इंतज़ाम की बारी उस वक्त आती है, इसलिए वो रन्स करता है। और कहते हैं जब आप आउट हो जाते हैं तो वो भी आउट हो जाता है। उसको नया बॉल खेलना पड़ता था। तो मैं प्लेयर उसको मानता हूँ जो ओपन नंबर 3 पे खेले, वहाँ पे परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट है। वो नीचे जब बॉल पुराना हो जाता है तो क्रिकेट आसान हो जाती है। तो दुनिया में जितने भी टॉप के प्लेयर्स बने हैं, वो सारे ओपन और नंबर 3 पे ही बने हैं। अगर आप उठा के देख लें, ब्रायन लारा को देख लें, तेंदुलकर को देख लें, पॉन्टिंग को देख लें, ऑल टॉप प्लेयर्स इन्हीं नंबर के ऊपर खेल के टॉप प्लेयर्स बने हैं। तो हमेशा जो भी अच्छा प्लेयर मुझे प्रोडक्ट नज़र आती है ना, मैं उसको कहता हूँ तुम ओपन करोगे, नंबर 3 खेलोगे, इससे नीचे नहीं जाने देता मैं उसको। बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद, पाकिस्तान के हीरो, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। यकीनन एक ऐसा हीरो जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो भी 12-15 साल क्रिकेट खेली हैं, और वो यादगार हैं। और स्पेशल हमारे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम के आप फ्लड लाइट्स भी देख रहे होंगे, टावर लगे हुए हैं, और यहाँ की जो इनिंग्स है 139, वो हमेशा याद रखी जाएगी। थैंक यू बाबा जी।